नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। लोकसभा चुनाव 2019 के रण को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी भी जनसभाओं और रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को नमन करते हुए बगैर किसी दल का नाम लेते हुए जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में जहां पूरा देश शहीद परिवारों के साथ खड़ा है, वहीं कुछ मुट्ठी भर लोग भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लोगों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलवामा जैसे कायराना हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबका हिसाब होगा और बराबर हिसाब होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री का फोकस किसानों पर भी देखने को मिला। कांग्रेस की चुनावी कर्जमाफी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस को कर्जमाफी का बुखार चढ़ जाता है, जिसका फायदा सिर्फ 20% किसानों तक ही पहुंचता है, जबकि हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि नाम की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करते हुए 90% किसानों को इसका फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, जिसका हर साल किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री के बाद बढ़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली कर कार्यकर्ताओं में 2014 के जैसा जोश भरने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रचार में पीछे नहीं। दिल्ली में छात्रों से रूबरू होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। यानी चुनावी बेला में हर कोई मतदाताओं को लुभाने में जुटा है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, आज हम इस बात का जवाब भी टटोलने की कोशिश करेंगे। मिशन 2019 की जंग तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने के लिए अपनी कमर कस ली। जनसभाओं और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए जनता तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक में एक रैली को संबोधित किया। टोंक लोकसभा सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य है। टोंक, सवाई माधोपुर, मालपुरा जैसे शहरी इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। हाल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से यहां के गुर्जर कांग्रेस से जुड़ गए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से उसके परंपरागत वोटर मीणा भी वापस लौटे। ऐसे में टोंक में सभा कर अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, करौली और झालावाड़ जैसी सीटों पर प्रधानमंत्री ने मोदी मैजिक को एक बार फिर भुनाने की कोशिश की। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के गोरखपुर में किसानों को साधते दिखाई दिए, जबकि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया और अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से आगे और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक से विजय संकल्प रैली कर बीजेपी के लिए राज्य में लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोंक और सवाई माधोपुर की धरती से पुलवामा के वीर जवानों को नमन करता हूँ। मैं इन वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं के प्रति फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भरोसा रखिए, इस बार सबका हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले के शहीदों के परिवारों की मदद के लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी खड़ा है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। आपका एक प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। जवानों के साथ प्रधानमंत्री का फोकस किसानों पर भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक ऐतिहासिक योजना को लेकर आई है। इस योजना का फायदा 90% किसानों को मिलेगा और हर साल दिया जाएगा। हमने जो योजना बनाई है उससे देश के औसतन 100 में से लगभग
90 किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। उनकी योजना से कितनों को लाभ? 20-25 को। हमारी योजना से कितनों को लाभ? 100 में से 90 को। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी बीजेपी की कोशिश किसानों को साधने की रही। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राज्य में सपा बीएसपी के गठबंधन और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वांचल का प्रभारी बनाने के बाद बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। सीएम योगी की सीट छोड़ने के बाद गोरखपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल से अपार सफलता मिली थी। उसी मोदी मैजिक को बीजेपी पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताता हूं, 70 साल तक जितनी भी सरकारें आई, वो सरकारों ने किसानों के लिए एक वोट बैंक समझकर टुकड़ा 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 काम करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी युवाओं के बीच में नजर आए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राहुल देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर छात्रों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने पूछा कि अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद होते हैं तो उन्हें सेना के जवानों की तरह शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, तो राहुल ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पैरामिलिट्रीज को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा। हमारे पैरामिलिट्रीज के सोल्जर्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनकी कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं, मगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कम मिलती है, और ये सही बात नहीं है। तो आपने बहुत सही चीज उठाई है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और मिलेगा। जल्द होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनसे जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी अपनी बात राहुल के साथ अभियान के तहत दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पिछले दिनों दिल्ली मुंबई में पढ़ने वाले छात्रों से भी मिले थे, जबकि इससे पहले 19 फरवरी को राहुल ने दिल्ली के आंध्र भवन में करीब दर्जन भर छोटे व्यापारियों के साथ दोपहर के खाने पर चर्चा भी की थी। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हाथ सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर जिसकी सरकार बनती है उसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलती आई हैं, लेकिन बीजेपी इस मिथक को तोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ कुल मिलाकर तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से वोटर्स को अपने पाले में आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। राजस्थान के टोंक में थे, जहां पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने देश के जनता को संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी बगैर नाम लिए निशाना साधा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि चुनावी बेला में हर कोई मतदाताओं को लुभाने में जुटा है, लेकिन जनता के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जनता किस पर भरोसा कर सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि पीएसपीएल के प्रवक्ता इरफान मलिक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत संजय सिंह जी मैं आपसे ही करूंगा जी। बीजेपी को कितना भरोसा है कि मोदी जी की छवि के दम पर 2014 वाला मैजिक एक बार फिर होगा? देखिए, बीजेपी को 100% भरोसा है कि मोदी जी ने जितने काम किए हैं और जितने विषयों को छूने का कार्य किया है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है,
उसमें इसे 2014 से ज़्यादा जीत पाने की एक संभावना नज़र आ रही है। आप ये मैजिक सब तब कह सकते थे जब लोगों ने मोदी जी को देखा नहीं था। अब आप मैजिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मोदी जी के कर्तव्य हैं, जो मोदी जी ने निर्णय लिए और विपरीत परिस्थितियां आती गई, ऐसा नहीं है कि जो राजनीति में है उसके सामने कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी। जब वो देश के शासन काल को देख रहा है, शासन संभाल रहा है, तो उसमें अजीब अजीब परिस्थितियों का जन्म होता है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में खुद को खड़ा रखते हुए देश को तीव्र गति से आगे ले जाने का कार्य जो मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूं दिस इज नॉट, वी कांट कॉल इट एज मैजिक। ये मैजिक नहीं है, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग को लेकर जनता का विश्वास जो बढ़ा है उसका प्रतिफल इनको देखने को मिलेगा 2019 में। एक चीज का जवाब मैं और चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान से आज चुनावी बिगुल जो फूका है, टोंक से चुनावी आगाज करने के पीछे कोई खास वजह है? और साथ ही एक सवाल यह कि पिछली बार 25 की 25 सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी जहां से भी चुनाव, जहां भी अभी गए, पश्चिम बंगाल में भी गए, उत्तर प्रदेश में भी रैलियां की, जहां उन्होंने रैली की, गुरदासपुर में, वहां पंजाब में, अमृतसर में भी किया। कैराना हार गए। एक मिनट सर, एक मिनट। जहां से भी रैली किया, लोगों ने इसे एक चुनावी रैली के रूप में ही लिया और चुनावी रैली का रूप का ही नाम दिया। आज जब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव का काल आ गया है, इसमें मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है और सभी पार्टियों के लिए भी शायद ये आवश्यक है, वो भी यही बात कहेंगे कि हमारे नेता या उनके नेता जहां भी जाएंगे, चुनाव को ध्यान में रखकर ही अपनी रैली को संबोधित करेंगे या अपने विकास का, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, यानी आपको लग रहा है कि सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर एक बार फिर 2014 वाला इतिहास दोहराएगी बीजेपी, ये दावा आप लोगों का है? मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। मोदी जी के प्रचार से टेंशन बढ़ी क्या आप लोगों की? नहीं, आदरणीय मोदी जी तो 2013 सितंबर से प्रचार ही कर रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने थे 2013 में, तब से आज तक उनका भाषण उठाकर देख लीजिए, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कभी माने ही नहीं। उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है कोई डिलीवरी करने के लिए। वो तो तभी से लगातार कांग्रेस को गाली देना, पिछली सरकारों को कोसना, 70 साल में ये नहीं हुआ, 75 साल में ये नहीं हुआ और हमने ये कर दिया साहब, हमने वो कर दिया। अब ये सही समय है कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया, हमारे केंद्र सरकार के 74 विभागों में 24 लाख से ऊपर सरकारी पद खाली रह गए और 6 करोड़ युवा ओवररेज हो जाएंगे, फार्म नहीं भर पाएंगे। उनके बारे में जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो क्या हुआ? किसानों की आय वो 22 में दुगनी करने की बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि चुनाव 5 साल के लिए होता है। 5 साल में अभी हमारे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में छुट्टा जानवरों की आर्द्रता, गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान, और देखिए लगातार हिंदुस्तान भर के किसान दिल्ली आकर प्रोटेस्ट करते रहे। सरकार के किसी मिनिस्टर ने संवाद तक उचित नहीं समझा किसी से। आप देखिए जिस प्रकार सरकारी ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप लोगों को ये मैसेज भी तो दीजिए, आप लोगों को ये भी तो बताइए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, जनता भैया जानती है। सुनिए ना सर, हिंदुस्तान की जनता बहुत अवेयर है। आप जब प्रचार करते हैं तो आप भी कहते हैं कि मोदी सरकार फेल है, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना हम लोगों का मकसद है, लेकिन आप लोग ये जवाब नहीं देते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कितना रोजगार देंगे, किसानों को हम सशक्त करने के लिए क्या कुछ हमारे पास प्लान है, किसानों की आय दोगुनी हम कैसे करेंगे, इस पर जवाब नहीं देते हैं। आप भी जो ऐलान करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की पूर्ण कर्ज माफी कर देंगे, नहीं करते हैं। सुनिए ना, किसानों की कर्ज माफी का दावा आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी चलेगा? अरे भाई 2007 में हम 73,000 करोड़ कर चुके हैं। हम कोई मोदी जी के तरीके से इमला नहीं पढ़ रहे किसान हैं। फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं ना सर। कर्ज माफी, आपके पार्टी अध्यक्ष ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है। ये जानते हुए अगर आप कहते हैं कि हम पूर्ण कर्ज माफी करेंगे, नहीं, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में 25 रुपया कुंटल धान कहाँ खरीदा जा रहा है? कर्ज माफी अकेला समाधान नहीं है, वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ।
नहीं, वो चीजें आनी चाहिए ना। जीएसटी हमें जीरो करना होगा। रोजगार को लेकर आप लोगों ने नहीं कहा कि अगर उन्होंने 2 करोड़ वादे किए वो नहीं दे पाए, फेल हो गए, तो हम कितने देंगे? और साथ ही जिन विभागों का जिक्र आप कर रहे हैं रोजगार के बारे में, अरे महोदय सुनिए, तो हम तो जिन देश की सरकारी महकमों का आप जिक्र कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पद पिछले बहुत वर्षों से खाली पड़े हैं, जो दुनिया का उनको क्यों नहीं भरा गया? कानून होगा। मैं दोबारा आऊंगा, आपकी बात पर लोग क्यों यकीन करें, इसका जवाब तो लोग जानना चाहते होंगे ना। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो आप अपना पक्ष रखिएगा। सरकारों में डिलीवरी किया है। ठीक सर, कपिल श्रीवास्तव जी डिलीवरी किया है, इसलिए यकीन करें। हमने सर 44 पर कैसे आ गए? माफी किया सर, कोई तो वजह रही होगी ना। मध्य प्रदेश, ब्रिजेंद्र सिंह जी, वो अच्छे, कोई तो वजह रही होगी। 44 पर आए कैसे आ गए? 2 पर वो कैसे थे? नाराजगी तो रही होगी ना कि 44 पर आपको समेट कर रख दिया देश की जनता ने। नाराजगी थी, तो मैं अब दोबारा आऊंगा ना, उस नाराजगी को दूर करने को लेकर आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है? हम यही तो पूछ रहे हैं। चीज की नहीं सर, सुनिए ना, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन सी वो जादू की छड़ी है कि जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं आप अगर सत्ता में आएंगे तो दूर करेंगे। आप ये जवाब दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए ना। मैं आऊंगा सर, मैं सर आऊंगा। इतिहास की बात ही तो कर रहे हैं हम भी। इतिहास की अगर बात करेंगे तो 44 पर आ गए, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। ज्यादा इतिहास बात करेंगे तो वो 2 पर थे। सर मैं आऊंगा ना। अब तो आप भाषण की मुद्रा में आ गए। अब आप भाषण की मुद्रा में आ गए। बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। 1 बार सत्ता मिली है, उनको भी सर मिलनी चाहिए ना मौका। उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। वो ताल ठोक रहे हैं कि आपको 2 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने देंगे। सुन तो लीजिए उनको भी। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी आधी सीटें पहले हार गई, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी के संरक्षक नेताजी कह रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि चुनौती बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद बढ़ गई, क्योंकि नेताजी का ये बयान मैसेज जरूर गया होगा लोगों के बीच में। अच्छा जी, नेताजी हमारे संरक्षक हैं और आपको याद भी होगा कि समाजवादी पार्टी में को लहू और आत्मा देने का काम भी नेताजी ने किया है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और हमेशा अपनी शक्ति को उन्होंने शुरू से लेके आज तक कम आंका है। और सच्चाई ये है कि अपनी कमियों को उकेरना नहीं वो बात है। बात ये है कि अगर हम कहीं अपनी बड़ी मजबूती से धमक भी रखते हैं तो उसको लोगों के बीच में वो दर्शाते हैं कि हम अपने आप को कम आंक करके देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी भी अपने ऐसे ही अपने संस्थापक का आशीर्वाद अपने सर पर लेती है। और आपको एक बात बता दें, अभी तक जितने सर्वे आए हैं और अभी आज भी एक सर्वे एबीपी पे दिखा रहा है 54% मत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है और 34% पे भारतीय जनता पार्टी समेट गई है। सही बात यही है कि आपको मैं अक्षय जी कह रहा हूं कि देखिए, मैं 55 से 60 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये एकदम मैं आपको जो जेन्युइन बात है वो कह रहा हूं। सर, जिन नेताजी की बात नहीं कह रहे कि हमारी 72 होगी, बिल्कुल आप दावे कीजिए, 80 में 80 की कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आपकी पार्टी के संरक्षक, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, अगर वही नेताजी आशीर्वाद सामने वाले को दे आते हैं तो उसका फिर क्या अर्थ जाएगा कार्यकर्ताओं में, जो दरी चादर उठाने का काम इस उम्मीद के साथ करता है, इस मेहनत के साथ करता है कि कल को हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और हम सूबे के विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जब आपकी पार्टी के संरक्षक ये कहते हैं कि आधी सीटें बगैर चुनाव लड़े आप हार गए, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर क्या पड़ेगा, मुझे बताइए। अक्षय जी मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कागजी कार्यकर्ता नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं और वर्क कर रही हैं। हमारे यहाँ जो गठबंधन भी हुआ है वो गठबंधन भी लोगों से पूछकर बूथ स्तर कमेटी ने रिसर्च किया है पूरा और सर्वे किया है। सर्वे के बाद जो रिजल्ट रहा है उस पर हमने काम किया है। आप एक बात को याद रखिए कि जितने भी उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बिना घोषित गठबंधन के गठबंधन करके जीता है। और ये भी बता दें, वहां अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी जी कैराना के लिए आए हुए थे और करीब में ही फीता काट के रोड का निकल गए थे, जो समाजवादी पार्टी ने तैयार की थी। तो आप इस बात को समझिए, अगर गठबंधन की धमक नहीं होती और गठबंधन में तक, अक्षय जी पूरी बात आ जाने दीजिए। अक्षय जी पूरी बात, इसका भी तो जवाब अगर गठबंधन की चुनाव के नतीजों से आपका भरोसा बढ़ा है कि हम बात को समझिए। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है कि उपचुनाव के नतीजों से आप लोग उत्साहित हैं
कि अब हमारा गठबंधन हो गया है इसलिए हम पछाड़ देने में कामयाब होंगे? नहीं अक्षय जी, सबसे बड़ी चीज है, कुछ चीजें आदमी को सीखनी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने डिप्लोमेसी की थी और अपनी कूटनीति की थी, जिसमें कि उन्होंने बसपा और सपा के अंदर जो फ्रिक्शंस डालने का काम किया था, उसको मैं गिनवाना और इतिहास में जानना नहीं चाहता हूं। उस चीजों को दोनों पार्टियों ने रिकॉग्नाइज किया है और जनता के बीच जो हमारा सर्वे रहा है, जनता ने भी इस बात को कहा कि अगर आप दोनों दल कहीं एक साथ हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यहां से समूल नष्ट हो जाएगा और 2 सीट के लिए तरस जाएंगी, डबल डिजिट में ये नहीं आएंगी। तो हमने तो वही चाहा जो प्रदेश की जनता चाहती है और उसको अब 2019 में ठीक है। इरफान मलिक साहब भी यही दावा कर रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं गए तो अकेले दम पर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो भी कम से कम 60-70 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। इरफान मलिक साहब, पीएसपीएल कहां स्टैंड कर रही है 2019 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि हमारे नेता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी संगठन और प्रदेश के रूट मतलब बूथ स्तर तक के लोगों तक वो सीधे संवाद रखते हैं और उनकी अपनी पकड़ है। और शिवपाल सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी के सारथी थे तब समाजवादी पार्टी को 3 बार उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में, और भाई अखिलेश यादव जी को शिवपाल सिंह के यादव जी के नेतृत्व में को भाई अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और नेताजी को जब किनारे कर दिया गया, उसके बाद आप स्थिति देख लीजिए इनकी पार्टी का। आज वो समाजवादी पार्टी जिसके 39, 38 से मेंबर हुआ करते थे, आज 37 और 36 सीटों पे लड़ने जा रही है। और वो उसमें ऐसी सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी की जो सीट होती थी वो भी कहना बहन जी के लिए समर्पण कर गए, दंडवत प्रणाम करते हुए। और नेताजी का दुख आप सुनिए, नेताजी ने कहा कि मुझसे पूछा भी नहीं गया कि मैं कहां से लड़ूंगा, मेरी भी इच्छा। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जौनपुर में जाकर के पारसनाथ यादव जी के लिए मंच से ऐलान करके आते हैं कि पारसनाथ यादव को चुनाव, और वो भी सीट भाई अखिलेश जी ने दे दिया। का नाम है कि ले जाइए बहन जी, आप उठा करके देख लीजिए पूर्वांचल में, आप यहीं से देख लीजिए बस्ती मंडल के 3 की 3 आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। तमाम जी, आप लोग कहां पर खड़े हैं? आप लोगों की कितनी ताकत है इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में? हमारी ताकत पूरा प्रदेश जानता है। और आप ये नूरपुर, कैराना और उसके मुजफ्फरनगर उसकी बात कर रहे हैं, तब हम साथ में थे। और इसलिए उस चुनाव में हम अलग नहीं थे। उस चुनाव के बाद हमारे यानी शिवपाल सिंह यादव जी की वजह से समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मुझे फटाफट एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा, क्योंकि नेताजी ने जो बयान दिया, नेताजी के सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ बयान देने से आपको नहीं लगता कि बुआ भतीजे के रिश्तों पर भी कोई असर पड़ सकता है, या आपको लग रहा है कि अब इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होगा? देखिए, ऐसा है इनके रिश्ते में तो ये तो जब आदमी एक दंडवत पड़ा हुआ है और बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया, तो क्या रिश्ते हैं? अगर भाई कहीं सम्मान का मामला होता, भाई अखिलेश जी अपने भी, और नेताजी ने जो बात कहा कि आधी तो वैसे हम लोग पार्टी हो गई और आधी में क्या नाम है, फिर आधी में आधी, और 15 सीटें ऐसी हैं भाई, जब आप जोड़ लीजिए उसमें लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बनारस, गाजियाबाद, ऐसी सीटें हैं। आप इसमें पूरी लिस्ट उठा कर कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए, सरेंडर कर दिया क्या अखिलेश यादव जी ने? नहीं खुला है, आज तक नहीं खुला है। इरफान मलिक साहब कह रहे हैं कि आपको समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तब नहीं, अक्षय जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक मिनट, इरफान जी बहुत बोल लिए, आप हमको कह लेने दीजिए। नहीं, जब तक जो है मलिक साहब, मैं आऊंगा दोबारा, नहीं खुलेगा, मैं दोबारा आऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी जी बिल्कुल, थोड़ा सा हमें भी समय दे दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने तमाम आरोप लगा दिए हैं। पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि शिवपाल जी का कद मुलायम सिंह जी से भी बड़ा है, और नहीं, मैंने नहीं मुलायम सिंह यादव, मैंने साथ में बताया, मैंने साथ में बताया, आप रिवाइज कीजिए, बिल्कुल नहीं कहा, विवेक को नहीं किया, मैंने कहा इन्होंने कहा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जब साथ में यादव जी लक्ष्मण की तरह गलत आप कह रहे हो, गलत कह रहे हो कि मैं कराइए।
नेताजी का जब बंगला छीना जा रहा था, दूसरे हाथ से शिवपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से बंगला लेने का काम कर रहे थे। देश की सर बारी बारी से अपनी बात रखिए। इरफान मलिक साहब, इरफान मलिक साहब बारी बारी से अपनी बात रखिए, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इरफान मलिक साहब, इरफान मलिक साहब प्लीज आपस में तू मैं मत कीजिए प्लीज प्लीज सर, इससे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आता। इरफान मलिक साहब, इरफान मलिक साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए उन्हें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रैली में खड़ा होकर के मुलायम सिंह जी ने कहा समाजवादी पार्टी को वोट दो। ये दे जवाब कि प्रसपा की रैली में समाजवादी पार्टी के लिए श्रीवास्तव जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अभी हाल ही में शायद 2-4 दिन पहले शिवपाल सिंह यादव जी ने सीधा ये आरोप अखिलेश यादव पर लगाया था कि जो अपने चाचा और पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और जब चाचा ने और पिता ने कभी बहन नहीं माना तो वो भतीजा कैसे हो गए। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा आप लोगों के? पहली चीज हमारे गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी को जो तथाकथित लोग परिवारवादी पार्टी का तमगा देते रहे हैं, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि चाचा का सम्मान सीटों से होगा। नेताजी भी उसी श्रेणी में खड़े हैं क्या? अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने नेताजी भी उसी श्रेणी में खड़े हैं क्या? अपने विश्वास को व्यक्त नहीं, नेताजी हमारे सबसे सर्वोपरि है। जौनपुर में एक सीट कहे आते हैं, आप देखे होंगे। चले ठीक नहीं, आपस में मत लगे प्लीज, बिल्कुल हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग अपना अपना विजन रखें, तर्कों के साथ रखें तो बेहतर रहेगा, ये लोगों को समझ आएगा। अपना दुपट्टा मैं आप दोनों के पास आऊंगा, अब आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए। पार्टी के लिए वोट मांगने का काम माननीय नेताजी ने किया था। मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा, जब तक थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। हम बात कर रहे हैं चुनावी घमासान की, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कौन कितनी मजबूती के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। संजय सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, यूपी को लेकर टेंशन है क्या बीजेपी को? देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में हार और जीत का फैसला होना है, तो तनाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप मैं कैसे कह दूं कि नहीं कोई तनाव नहीं है और कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। प्रियंका की एंट्री के बाद खास तौर पर देखिए, प्रियंका की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालती है। अगर मेरे शब्दों में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो प्रियंका जी की रैली में मैंने बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को देखा था उसमें, तो मुझे एक बात का संकेत तो जरूर मिला कि सपा बसपा जो मुस्लिम वोटों का चौकीदार समझ रही थी, हमें लगा कि उससे जरूर उनका वोट टूटा है। और जहां तक प्रियंका गांधी जी अपनी राजनीति करते हैं, मोदी जी की अपनी राजनीति है, और हमें अपने कामों के साथ देखिए, मुझे 4 चीज पर चुनाव में आना है उत्तर प्रदेश में। हमारे नेता एक मात्र नेता हैं जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, नरेंद्र भाई मोदी। हारेंगे तो उनके, जीतेंगे तो उनके। दूसरा मुद्दा है हमारा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उठा हो और हमने उसको एड्रेस न किया हो। हम पूर्ण कर पाए नहीं कर पाए ये समय काल परिस्थिति बताती है, लेकिन हमने एड्रेस ना किया हो। तीसरा, विरोधियों के पास किसी भी प्रकार का नेता नहीं होना, विरोधियों के पास विजन नहीं होना, सिर्फ एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होना कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। इनका भी नेता, आपने उन राज्यों को गवाया जहां पर सर उससे काफी पहले से आप लोगों के पास सत्ता थी। सर हमने उस राज्यों में जहां चुनाव हारा है वहां हमारा 15 साल से इनकम्बेंसी भी था। हमें इस बात को भी कहने में कोई असहज नहीं है कि हो सकता है कि हमारे केंद्र के कुछ कार्य के नीतियों के वजह से भी कुछ असमंजस की स्थिति रही वोटरों के बीच में। तो मान रहे हैं कि नाराजगी है लोगों में? देखिए, जब हम सत्ता पक्ष में हैं तो 100% को संतुष्ट करके चलना, ये अगर हम कहें कि ऐसा हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं से ये खेदजनक बातें होती हैं। मैक्सिमम को संतुष्ट करना, ज्यादा से ज्यादा नागरिक आपके कार्य क्षेत्र का से लाभान्वित हो, प्रभावित हो, हमारा सोच यही है।
प्रियंका की एंट्री से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रियंका जी का एंट्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के ऊपर कहीं कुछ भी असर नहीं डाल रहा है। ब्रिजेंद्र सिंह जी, और जितना ये विपक्षी इस बात को लेकर, हालांकि खुद इस बात को प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है और वो अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री को विरोधी दल अगर हल्के में लेते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? देखिए आदरणीय अक्षय जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्लियामेंट में रहते हुए और आदरणीय प्रियंका जी राजनीति में ना रहते हुए भी राजनीति को बहुत ठीक से समझती हैं और 1998 से कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई बेहतर समाज, सुन लीजिए उन्हें, सुन लीजिए, बोलिए भाई। आदरणीय प्रियंका जी को जन मुद्दों की इतनी गहरी समझ है कि हमारे प्रधानमंत्री 5 साल रहने तक जो चीजें नहीं समझ पाए, 25,000 कार्यकर्ता मिले, हम लोग भी मिले थे, जिस प्रकार का संवाद और जिस प्रकार की चीजें वो जान और पूछ रही थी, वो बता रही थी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने जा रही है। ये दो राय नहीं है। यानी उस ताकत का अभाव राहुल गांधी में था? नहीं, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में उससे तुलना मत करिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही प्रियंका जी को यहाँ बनाया है क्योंकि अब वो 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं सर, मैंने ये सवाल आपसे सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री के बाद जब राहुल जी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़े ही सभ्य लहजे में ये कहा था कि जब नतीजे आएंगे तो इससे तमाम राजनीतिक दल चौंक जाएंगे। तो क्या ये माने कि राहुल गांधी की नजर में प्रियंका ट्रम्प कार्ड है, वही चमत्कार कर सकती है यूपी में? निश्चित तौर पर जब राहुल जी पूरे देश में घूमेंगे, उत्तर प्रदेश 80 सीट देता है, यहीं से 8 प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय राहुल जी का होम स्टेट है, तो यहाँ बड़े नेताओं का होना जरूरी था। ये बहुत बेहतरीन फैसला आदरणीय राहुल जी ने लिया है। इससे कार्यकर्ताओं में असीम ऊर्जा है। हम भरोसे से ही ऐसा न हो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर से डिमांड उठने लगे कि प्रियंका जी को पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। नहीं, हमारा कार्यकर्ता बहुत मैच्योर है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है जी। उन्होंने एक कार्यकर्ता से कहा कि भैया बेहतर रिजल्ट लाना है जिससे आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने देश के जी। ये हर मीटिंग में प्रियंका जी ने कहा है। चले ठीक, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। यानी आपको भरोसा है कि पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ कांग्रेस नहीं कर पाई वो इस बार देखने को मिलेगा, इस बात का भरोसा आप लोगों को है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कपिल श्रीवास्तव जी, फुल टाइमर नेता हमको मिलेगा, ठीक, बेहतर पर्सनालिटी का, तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने हम जा रहे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, प्रियंका की ऐन वक्त पर एंट्री से आप लोगों को डर लगता है? अब नहीं, हमने स्वागत किया अक्षय जी। हमें डर नहीं लगता है क्योंकि देखिए शुरू से समाजवादी पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है और बूथ स्तर पे हमारी बहुत मजबूत पोजीशनियां हैं। हम किसी के लकीर को मिटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको अपनी लकीर बड़ी करने का हक प्राप्त है और यही लोकतंत्र भी है। तो मैं तो स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का, हमारी पार्टी स्वागत करती है जिनकी कभी कोई आपराधिक छवि नहीं रही है। शहादत की उनके पीछे परिवार की एक चीजें रही हैं और उनका वेलकम किया जाना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते भी और एक समाजवादी पार्टी के हम प्रवक्ता होने के नाते भी वेलकम करते हैं। आपको लग रहा है कि उससे समाजवादी पार्टी प्रियंका के आने के बाद आप लोगों की लाइन से ज्यादा लंबी लाइन कांग्रेस ने खींच दी उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के लिहाज से? देखिए ऐसा है कि हकीकत क्या होगी और क्या नहीं होगी वो 2019 का आपको चुनाव बताएगा कि किसकी क्या लकीर कितनी बड़ी खींचेगी। हमको एक चीज देखना है, नहीं पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस के बाद ही हम आपको कह रहे हैं कि 60 से 1 सीट नीचे नहीं आने वाली है समाजवादी पार्टी। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि देखिए समाजवादी पार्टी अब ये देखिए हमारा गठबंधन आएगा, हम अकेले चुनाव को नहीं लेते हैं। हमने तो कह दिया कि चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे रालोद हो, जब हमारा गठबंधन हो गया तो हर सीट पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है।
हम उनमें से नहीं हैं कि जो अपने जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने अपने आप को 2 सीट से आगे बढ़ाने का काम अगर किया, जगह जगह पे गठबंधन किया और अब जिनके साथ गठबंधन किया उनकी चिताभस्म पर खड़ा होकर के आज वहां वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी के नहीं, सवाल गठबंधन को लेकर नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी खड़ी कीजिए, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि मौके का गठबंधन, जब आपकी पार्टी के संरक्षक कह देते हैं कि ये गठबंधन के चलते आपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, आधी सीटें पहले गंवा दी, तो फिर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो असर पड़ेगा और जिनसे ताजी ताजी दोस्ती हुई है उनके भी जहन में सवाल आएगा कि साथ आना ठीक भी है, कहीं नुकसान न उठाना पड़ेगा। देखिए नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने शुरू से सत्ता के लिए कभी चुनाव में नहीं आई है, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए। और आप एक बात देखिए, जिस पार्टी ने 2017 के इलेक्शन में हमको मुंह की खानी पड़ी, जबकि हमारा काम बोलता है, आज भी हमारे ही कामों का फीता काटा जाता है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी काटती है हमारी वजह से। बावजूद उसके हमको अगर करारी हार मिली है तो हमने भी सबक लिया है कि वो हमारी हार इसलिए हुई है कि जहां बसपा और सपा के वोटों को का बंटवारा हुआ है, अगर वो एक हो जाते, यही प्रदेश की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाई दे, क्योंकि ये समता मूलक समाज को स्थापित नहीं होने दे रही थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज को पहचाना है। एक नई दिशा में भारत को वो ले जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जरूर हमारे से कहीं ना कहीं एक चीज हो सकती है कि लोगों को लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन 2019 का रिजल्ट आपको बताएगा कि जिनने जो रिजल्ट हम लोगों ने आज सोचा है, 100% हम संविधान की विरोधी भारतीय जनता पार्टी को, सांप्रदायिकता फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन पूरी धमक के साथ इंडिया में रोकने का काम करेगा। इरफान मलिक साहब, किनके दावों पर यकीन करें? यहां पर 4 पार्टियों के प्रमुख नेता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता मौजूद हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा 80 में से कम 60। उधर जो पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम 80 पर लड़ेंगे तो कम से कम 60। आपने भी दावा कर दिया कि कम से कम 60 सीटें बढ़वाइएगा क्या? देखिए अच्छे भाई, एक चीज आप देख लीजिए कि जब से इनका जो गठबंधन हुआ है और जो सीटें इनको मिली हैं, 38-37 सीटें जो इनको मिली हैं जी, उसमें से 15 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां इनका खाता ही नहीं खुल सकता है। और उसके बाद 15 सीटों में से यही कानपुर से लेकर के आप चलिए क्या नाम है, पूछ लीजिए, वो 15 सीट यही जीत रहे हैं क्या? गाजियाबाद तक जहां ये चुनाव में कहीं इनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। वहां शिवपाल जी का मुझे ये बताइए कि पीएसपीएल का मकसद सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर नुकसान हो जाता है तो हम खुश हैं, या फिर आप इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि हम राजनीतिक दल हैं, तो कहा था हम जीत दर्ज करेंगे चुनाव लड़के? हमारे नेता ने कहा, भाई अखिलेश से कहा था कि महागठबंधन बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो आओ और हमको भी साथ में लो और कांग्रेस को भी लो, क्योंकि इस देश में तमाम सेकुलर पार्टियां जो भी हैं उनको एक साथ लेकर के महागठबंधन बनाना चाहिए। अगर सपा को लेना ही होता हमको आपको पार्टी से अलग जाना ही चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी को नहीं लिया, पीस पार्टी को भगा दिया, सबको लेकर के सिर्फ बहन जी जो कहेंगे नतमस्तक होकर के पूर्ण तरह से समर्पण करके। भाई अखिलेश यादव जी का अपना कह रही है कि हमारे साथ है, कहने का हमने 3 सीटें स्पष्ट रूप से दी हुई है, स्पष्ट रूप से। अभी क्या होगा आगे देखिए क्या। चलिए ठीक, आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से है, कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ये खंभे पे सवार है और कोई बात नहीं। ब्रिजेंद्र सिंह जी को भी बोल लेंगे। ठीक है मलिक साहब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में ठीक मलिक साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इसीलिए ठीक है ब्रिजेंद्र सिंह जी, जो बात अभी पीएसपीएल के प्रवक्ता की तरफ से कही जा रही है कि हमने तो गठबंधन में जाने का खूब प्रयास किया, ये प्रयास आप लोगों की तरफ से भी हुए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई, तो क्या इन परिस्थितियों में यह माना जाए कि पीएसपीएल और कांग्रेस के बीच में किसी तरह का कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि चर्चाएं हैं इस तरह की? देखिए, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक मेरी एक समझ है प्रवक्ता के रूप में, आदरणीय प्रियंका जी और सिंधिया जी जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं,
कांग्रेस खुद ही अकेले दम पर ही बहुत मजबूत ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर के आ रही है। मैं प्रवक्ता के हैसियत में डिनाई नहीं करता कि संवाद हुआ है, सब लोगों से हो रहा है। अभी बीजेपी के एक सहयोगी पार्टी जो मंत्री है भारत सरकार में, उनका भी बातचीत चल रहा है और लोगों से। तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं जब तक वो अंतिम चरण में न पहुंच जाए। अभी आरएलडी को लेकर भी जिक्र हुआ कि शायद सिंधिया साहब की कुछ मुलाकात हुई है, 10 सीटों का ऑफर आप लोगों ने दिया है, तो इससे खेल और बिगड़ जाएगा सपा। नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये खबर गलत है। और उसके बाद उन्होंने कहा भी जयंत चौधरी जी कि हमारी शिष्टाचार मुलाकात लोग होते हैं ना, हमारे सूत्र भी आप जैसे लोग ही होते हैं। लेकिन राजनीति में राजनीति में संवाद प्रदेश में 10 सीटों का ऑफर दिया है सिंधिया साहब ने। अब भाई वो अंदर में क्या बात हुआ है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं उसमें यह है कि हम लोग साथ हो रहे हैं। मुलाकातें सारी आप तारीख होती है, मुलाकातें आप लोगों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना दरार पड़ सकती है। हमें अपने और राष्ट्रीय लोक दल पे पूरा विश्वास है। दरार नहीं, पूरा दरईचा है। देखिए, दरार सिर्फ एक जगह है और जुड़ाव एक जगह है। ये कितनी भी कोशिश कोई भी कर ले, हम जो 3-4 पार्टियों का गठबंधन है वो पूरी तरीके से एक साथ है। और रह गई बात ये कि दरार की खुशी 2 लोग मनाएंगे। आपके बगल में मलिक साहब की पार्टी तो नहीं है। और मनाना चाहिए समर्पण करके जनता पार्टी ये दरार खोजनी चाहिए। अरे बराबरी की बात होती है। मलिक साहब सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रसपा का केवल लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, धर्मनिरपेक्ष दल से है। भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई वैराग्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम तो ये खुद कर रहे हैं। जनता पार्टी से बंगला लेके आए थे। अरे बंगला भारतीय जनता पार्टी चाहते थे, नहीं दिया गया। जी ने अपना ममता जी ने सबको इकट्ठा किया, तो आपको नहीं बुलाया। आपको पूरे देश ने देखा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह जी उनको तो पूरे विपक्षी एकता में ये जो बिखराव की सूरत अभी भी नजर आती है। हालांकि एकजुटता की बात कर रहे हैं तमाम लोग, और ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक ऐसा खाता खिंच जाएगा कि आपकी चेहरे की शिकायत भी दूर हो सकती है और एक मजबूत गठबंधन भी बन सकता है। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है। मैं सर आ रहा हूँ, नहीं आपको मैंने जवाब देने के लिए आमंत्रित किया सर। मध्य प्रदेश से लेकर सर, मैंने यहाँ पर सवाल करने का अधिकार मेरे पास है, ये अधिकार मत छीनिए। मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रयास किया है, खाली सपा पे बोले। आप उठा करके देख लीजिए। मलिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उठा करके मैं आ रहा हूँ सर। आप उठाकर देख लीजिए सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। एक रिएक्शन संजय सिंह जी का, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। संजय सिंह, भाजपा को क्या ये जो बिखराव टकराव की स्थिति है, प्रदेश की जनता ने करा, ये बीजेपी के लिए मुफीद है। और साथ ही एक जो बात ये कही जा रही है आपको किसने दिया, टीएसपीएल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। राजनाथ सिंह इस पर क्या कहेंगे? वो क्या हुआ? जरा इन दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए ना सर। नहीं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात जानता हूं, जब वसूल की राजनीति से हटकर कोई आदमी राजनीति सहूलियत की करता है तो उसमें बिखराव की स्थिति सदैव बनी रहती है। अखिलेश भाई ने एक ऐसा वसूल के साथ समझौता किया जहां उन्हें अपने पिताजी को दरकिनार करना पड़ गया। मुझे लगता है कि लगता नहीं, आज मैं आपके टीवी पर चैनल पर स्टेटमेंट दे रहा हूं कि किसी कीमत पर यह गठजोड़ नहीं चलेगा। जो आदमी अपने सहूलियत के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने पिता तक को दूर हटा सकता है, उसे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसे कितना सीट देना चाहिए। मेरा आज के इस डिबेट में यही रिमार्क देना है सपा और बसपा के गठबंधन पर। कांग्रेस से फिर डर लग रहा है, चुनौती आपको लग रहा है कि कांग्रेस से भी हो सकती है? जी को हटा दिया। देखिए, हम चुनाव सॉरी शत्रुघ्न सिन्हा को आप मुलायम सिंह यादव से नहीं तोल सकते। मुलायम सिंह यादव समाजवादी के प्रेरक थे और उनको उनके पुत्र ने अलग कर दिया। इससे बड़ा पाप समाज के अंदर हो ही नहीं सकता राजनीति में। भाई साहब, आपका अंत तय है, आपका अंत तय है, आप इसको नोट कर ले जाएं। संजय सिंह जी, हाँ, ये वो लोग हैं जिनको अपनी पूरी सत्ता ही अपने नजरों से देखते हैं। ठीक सर, ठीक। कपिल श्रीवास्तव जी, बेचैन मत होइए, ये मेरा विचार है। बेचैन मत होइए, विचार है सिर्फ। प्लीज नहीं, आपस में मत उलझिए, विचार है, अपनी बात रखिए, आपस में उलझिए नहीं, प्लीज निवेदन है। सत्ता के दलाली के लिए अपने पिता के सहमति के साथ सौदा कर लिया आपका अखिलेश यादव ने। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सत्ता की दलाली के लिए अपने पिता के शोहरत के साथ कब्र में पैर लटकवा, क्या कब्र में पैर लटक गया आपके मंडल में?
आपके अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा दुर्गति का कार्य किया है। सर, आपको नहीं लग रहा कि जैसे रैलियों में भाषण के मंच पर जिस तरह से भाषणबाजी होती है वो मुझे आईना दिखाए, वो सर दर्शक ये देखना नहीं चाहते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शक ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि आप एक दूसरे से उलझते जाएं और उनकी समझ में कुछ आए ना कि आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी नीति क्या है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब भी अगर कोई कसर बाकी रहेगी तो श्रीवास्तव जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। नहीं, अक्षय जी सिर्फ एक बात कह रहे हैं जी। ये कहते हैं कि इनका विचार है, ये जैसे कपड़े पहनते हैं ना वैसे इनका विचार है। इनका विचार ये है कि इन्होंने अपने आप बड़े बुजुर्गों का मान नहीं किया है, तो ये सारी दुनिया को यही समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाने के लिए कार्यकर्ताओं पिता का सौदा कर दिया उत्तर प्रदेश की गद्दी को पाने के लिए, और क्या चाहिए? इनको पूछिए यशवंत सिन्हा को इन्होंने क्या किया, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इन्होंने क्या किया, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इन्होंने क्या किया, वो पिता नहीं प्रेरणा लेकर आप लोगों ने नेताजी को के साथ इन्होंने क्या किया, कपिल श्रीवास्तव जी सिखाएंगे। उनसे प्रेरणा लेके आपके यहाँ जो भी हुआ 2017 चुनाव के पहले बीजेपी से प्रेरणा लेकर किया क्या अखिलेश यादव जी ने? देखिए भाई, ये हमारे पार्टी का लोकतंत्र था जिसको लोग तथाकथित परिवारवादी पार्टी कहते थे। ये परिवारवादी पार्टी नहीं थी, इसने लोग सर जब परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के संरक्षक आरोप लगा रहे हैं, के दलाली में बाप का सौदा कर डाला, और क्या चाहिए अखिलेश यादव जी? इस सब भाषा का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं नहीं, ऐसे ही चौकीदार चोर नहीं है। चले ठीक, मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त भी हो रहा है और विजन तो समझ में आया नहीं। जी सर, बड़ी माफी के साथ कहना पड़ेगा कि विजन किसी का समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं को नहीं बिल्कुल साफ आएगा। युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की दुर्दशा समाप्त करने के लिए, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए देश में कांग्रेस पार्टी की पुनः सरकार जरूरी है। ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। जनता चुनावी मूड में है और बहुत मैच्योर हिंदुस्तान की जनता है। ठीक, एक सवाल और मैं आपसे कर रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया जिस पर मुझे लग रहा है कि शायद देश भर में चर्चा भी हो रही है कि उन्होंने कहा कि इस बार सबका हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। इसका इशारा सिर्फ पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों के लिए था या फिर उन मुट्ठी भर लोगों के लिए भी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी का जवाब मैं नहीं, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता देगी। कि किस प्रकार शहादत पर वो पिक्चर बना रहे थे। 7:30 बजे तक उस आदमी के पास शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक शब्द नहीं था। ये पूरा देश जानता है, पढ़ा लिखा समाज। पार्टी के अध्यक्ष कहाँ थे, आपको जानकारी है? आप क्या देंगे? हिंदुस्तान की सेना हिसाब देगी पाकिस्तान से, जिसने क्या कर रहे थे, आपको जानकारी है? जिन्होंने 65 में लिया लाहौर तक जाकर, जिन्होंने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हिसाब लिया। सर सुनिए तो, जिन्होंने कारगिल में हिसाब लिया। हिंदुस्तान की सेना बहुत ताकतवर है। सर सुनिए तो, उसमें आदरणीय मोदी जी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको इस बात की जानकारी है कि उस वक्त आपके पार्टी प्रेसिडेंट कहाँ थे जिस वक्त पुलवामा में यह आतंकी हमला हुआ था? उसके 2 घंटे के बाद कहां पर थे, क्या कर रहे थे? मालूम है, आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। क्या कर रहे थे आप बताइए, क्या कर रहे थे? सर आप बताइए, आप किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं थे। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करते क्या? प्रियंका जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। हमको मालूम है। सर मुझे बताइए, मिनट का प्रोग्राम होता है, जो ट्विटर हैंडल आपका है, कांग्रेस पार्टी का है, अगर उससे कोई बात सामने आती है तो उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता ना? नहीं, हमको नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी झूठ और फराड ही करती है। उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं इरफान मलिक साहब बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़े संक्षेप में कि इस बार का जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहा जा रहा है, जानकार भी मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। वहां पर आप लोगों की पिक्चर अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, आप लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, आप लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। देखिए बीजेपी की बी टीम जो है, अक्षय भाई आप देख लीजिएगा
अभी देखिए ये शुरू हो जाएंगे बीजेपी की विजन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह आप उठाकर रिजल्ट देख लीजिए। बसपा और सपा ने कहां जाकर के कांग्रेस को हराने का काम किया। भाजपा को बिना इससे पहले आप चलिए सर, अब चर्चा के समापन का बात हो रहा है, लेकिन जो माहौल इस दरमियान देखने को मिल रहा है उससे ये तय है कि इस बार का मुकाबला तो बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सभी अपनी अपनी ताल भी ठोक रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार का रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा। हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है वही तय करेगी कि वो किसको सत्ता पर देखना चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।